नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका VNK24 यूट्यूब चैनल पर। बहुत बहुत साथियों, आज वीडियो के अंदर बहुत सारी खबरें हैं। उन खबरों को विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले बाजार के ऊपर नज़र डाल देते हैं। देखो क्या है कि बाजार के अंदर आज भी गिरावट के साथ ही कारोबार हुआ। बाजार ऊपर से फिसल गया और तुम्हारा 25,818 पे कुल मिला के 25,800 का जो एक साइकोलॉजिकल लेवल है वो बचा लिया। क्या निफ्टी और क्या बैंक निफ्टी, क्या सेंसेक्स, तीनों के अंदर गिरावट देखने के लिए मिली। आज FII DII के ऊपर नजर डालें तो आज विदेशी संस्थागत निवेशकों ने थोड़ी बहुत खरीदारी की है, 1171 करोड़ रुपए की। आज अगर DII की बात करें तो 77वें दिन DII ने भी खरीदारी करी है 768 करोड़ रुपए की। डॉलर इंडेक्स 98 के नीचे बना हुआ है। सोना जो है वो 1,34,000 पे वर्तमान में कारोबार कर रहा है और चांदी 2,03,000 पे अभी पहुंच गई है। 2,03,000 पे कारोबार कर रही है। अगर क्रूड ऑयल की बात करोगे तो क्रूड ऑयल $59 प्रति बैरल के नीचे बना हुआ है। ये तो हो गई बाजार के अंदर की मोटी मोटी खबरें। अब चलते हैं अमेरिका। अमेरिका में जॉब का जो आंकड़ा है वो बेहद खराब आया है। 1,05,000 लोगों ने रोजगार के जो आंकड़े आए हैं वो 4% गिरावट के साथ आए हैं और 1,05,000 लोगों ने नौकरियां गंवाई हैं। क्यों नहीं है? जैसे कि आपने देखा कि अमेरिका के अंदर सेटल डाउन लगा हुआ था और कई बार बिल पारित होने के बाद भी डोनाल्ड ट्रंप उसे पास नहीं करा पाए। अभी अमेरिका की खबरें ये हैं कि अमेरिका के अंदर भारत के ऊपर अतिरिक्त 25% टैरिफ लगा रखा है। उसके ऊपर भी कोई 3 जो सांसद है वो निकल आए हैं, अमर अकबर और एंथनी। उन्होंने इस बिल को जो 25% एडिशनल टैरिफ लगाया है इसको ख़त्म करने के लिए एक याचिका दायर की है। मतलब जैसे हमारे यहाँ प्राइवेट बिल आता है ऐसा करके कि भाई इसे ख़त्म करो, भारत हमारा सहयोगी है पुराना। उनके जो जॉब के आंकड़े हैं, जो 1,05,000 लोगों ने रोजगार मतलब खोया है, नौकरी गई है, वो बता रहे हैं कि इस बार फेडरल बैंक को फिर से रेट कट करना पड़ेगा और 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट होना बनता है। क्यों बनता है? उसके पीछे कारण ये है क्योंकि जिस तरह से वहाँ पे देखो, हमारे यहाँ पे रोजगार के जो आंकड़े हैं ना, वो बाजार के अंदर अगर रोजगार जा रहा है, हालांकि जितने भी उनके यहाँ गिनती में आते हैं 1,05,000, उतने तो हम छोड़ देते हैं हमारे यहाँ काउंटिंग में छुट जाते हैं उतने तो। पर जो इस बार उनका मतलब एक बिल था, जो बिल पास ना होने के चलते सेटल डाउन हुआ। सेटल डाउन होने से जो जरूरी सेवाएं ना होने से, जैसे मतलब पुलिस है, आर्मी है, डॉक्टर है, ये तो सिर्फ जरूरी सेवाएं हैं। जैसे कोई म्यूजियम है, म्यूजियम की रखवाली करने के लिए, या कोई बड़ा गार्डन है, उस गार्डन की रखवाली करने के लिए कोई आदमी रखे हैं, या म्यूनसिपल मतलब कोई ऐसा, बहुत से विभाग ऐसे हैं जिनको अगर जरूरत नहीं है तो भी, इमरजेंसी नहीं है तो भी काम उनमें रहना होता है, तो उन लोगों को अनिश्चित काल के लिए घर भेज दिया जाता है कि भाई तुम घर चले जाओ, जब तक कुछ काम नहीं होता, जब तक बुलाएंगे नहीं। तो उस कारण से ये रोजगार के आंकड़े खराब आए हैं और 25 बेसिस पॉइंट की रेट कट हो गया, लेकिन दोबारा भी 25 बेसिस पॉइंट की 4 रेट कट हो सकता है। अब बात कर लेते हैं ओला की। ओला में देखो क्या है कि मैं किसी पर्टिकुलर शेयर के ऊपर डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि बहुत सी मेरी बाध्यताएं हैं बोलने के ऊपर, लेकिन जो ओला को अंदर 2,60,00,000 शेयर बेचे हैं प्रमोटर भावेश अग्रवाल ने, 35 रुपए के फ्लोर प्राइस पे बेचे हैं और 92 करोड़ रुपए की इनकी वैल्यू बनती है। भावेश अग्रवाल ने बताया कि हमारे जो शेयर थे वो प्लेज थे। प्लेज होने से हो क्या रहा था कि जो लोग बाग मतलब एक तरह से ये दिखा रहे थे कि यार इनका प्रमोटर ने प्लेज कर रखी है, होल्डिंग प्लेज कर रखी है, तो इसलिए इन्होंने प्लेज अपनी होल्डिंग प्लेज मतलब गिरवी ऐसा समझ लो, गिरवी कर रखी है। तो उसके चलते बोले हमने गिरवी से हटाने के लिए, गिरवी छुटाने के लिए अपना कुछ हिस्सा डाइल्यूट किया है, जिसमें 2,60,00,000 शेयर बेचे हैं, 35 रुपए के फ्लोर प्राइस पे बेचे हैं और जिसकी जो वैल्यू बनती है वो बनती है 92 करोड़ रुपया। अब देखो यार, 161 रुपए का हाई मार के आया, प्रमोटर बेच रहा है 161 से निकाल के मात्र 35 रुपए का फ्लोर प्राइस पे। अब खरीदना क्या बेचना वो आपको अपने वित्तीय सलाहकार से पूछ के करना है, लेकिन मैं तो एक मोटा मोटी बता रहा हूँ कि भाई ये थोड़ा सा ठीक नहीं है। इंडसइंड बैंक के लिए एक नेगेटिव खबर आ गई है। इंडसइंड बैंक की अकाउंट में गड़बड़ी के लिए एक डिपार्टमेंट होता है तुम्हारा इफ्को, वो उसकी रेगुलेटरी होती है, ऐसा समझ लो, जो ऑल इंडिया सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन जो डिपार्टमेंट है ना, वो तुम्हारा इंडसइंड बैंक की जो है वो जांच करेगा क्योंकि इनके अकाउंटों में गड़बड़ी पाई गई है। अब कर लेते हैं तुम्हारा जो नई खबर है वो है
इंडियन ओवरसीज बैंक को लेकर के। इंडियन ओवरसीज बैंक में सरकार अपना 34 रुपये का फ्लोर प्राइस पे 2% हिस्सा बेचने जा रही है, जिसकी जो OFS है वो रिटेल निवेशकों के लिए कल से खुल जाएगा। सरकार हिस्सा क्यों बेच रही है? देखो, बैंकों में कोई भी बैंक हो चाहे आप देख लो, इनका जो रॉ मटेरियल है इनका वो होता है पैसा। तो जब भी मतलब सरकार को पैसे की जरूरत होती है तो QIP ले आते हैं या फिर अपना OFS के जरिए पैसा मतलब हिस्सा डायलूट कर देते हैं। तो ऐसे ही सरकार अपना 2% हिस्सा बेचना चाह रही है, जिसको 34 रुपये का फ्लोर प्राइस पे रखा जाएगा और रिटेल निवेशकों के लिए ये कल से खुल जाएगा। PNGRB जो जितने भी IOC मतलब गेल इंडिया है या IGL है, इंडियन इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड है, ये जितनी भी कंपनियां हैं जो CNG को रिलेटेड काम करती हैं, इन सभी के ऊपर जो एक रेगुलेटरी बैठी है PNGRB, उसने अब वन नेशन वन टैक्स का एक फ्रेमवर्क तैयार किया है। इनका उद्देश्य क्या है, सरकार क्या चाहती है इससे सरकार ये चाहती है कि जो आम जनता को इसका इम्पैक्ट हो। अभी होता क्या था कि डिफरेंट तरीके के इनके ऊपर टैक्सेस लगते थे, मतलब ऐसा मध्य प्रदेश में अलग लगेगा, हरियाणा में अलग लगेगा, हिमाचल में अलग लगेगा, जम्मू कश्मीर में अलग लगेगा, गुजरात में अलग लगेगा, महाराष्ट्र में अलग लगेगा। तो अब जो PNGRB है ना, इसने इन सभी कंपनियों के ऊपर वन नेशन वन टैक्स की एक फ्रेमवर्क तैयार किया है, जिससे जो देश की जनता है ना, उसे किफ़ायती दरों पर CNG उपलब्ध किया जा सके। इससे डायरेक्ट कंपनियों के इम्पैक्ट होगा नहीं होगा, उससे ज़्यादा जो इम्पैक्ट होगा, जो ज़्यादा फायदा मिलेगा ना, वो मिलेगा आम जनता को। अभी एक सेबी ने एक मतलब अडानी के जो आपने देखा हो NDTV, उसमें सेबी ने एक आरोप लगाया है और आरोप लगाया है अडानी के ऊपर इनसाइडर ट्रेडिंग का। वर्ष 2021 में ऐसा मतलब ट्रेडिंग को लेकर के इनसाइडर ट्रेडिंग की है, ऐसा आरोप नियामक ने लगाया। नियामक मतलब सेबी ने लगाया। अब सेबी जो दूसरे के आरोपों की जांच करता है, अगर वो खुद ही जांच लगा रहा है मतलब वो आरोप लगा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं मतलब एक संवेदनशील खबर है। इसीलिए आपने देखा कि आज जो स्टॉक के अंदर है ना, वो गिरावट देखने के लिए मिली, क्योंकि इसके ऊपर जो आरोप लगाया है अडानी के ऊपर। अब इसमें हो सकता है फिर एक नई समस्या जन्म ले ली, क्योंकि इनके ऊपर जो आरोप है ना, वो है कि इन्होंने इनसाइडर ट्रेडिंग करी है। इनसाइडर ट्रेडिंग मतलब अपने ही शेयरों को जैसे समझ लो, अब किसी कंपनी के अंदर फ्री फ्लोट शेयर कम है, अगर 95% या 90% हिस्सा प्रमोटर के पास में है, और वो अगर 5% और खरीद लेता है या ज्यादातर हिस्सा अपने पास रख लेता है, और फिर मार्केट में उतने लिक्विड शेयर ही नहीं बचे ना, जैसे हम बोलते हैं फ्री फ्लोट शेयर ही नहीं है मार्केट में, तो 5% शेयर है, उनमें अपर सर्किट लगता रहता है। अपर सर्किट में क्योंकि ज्यादातर हिस्सा प्रमोटर के पास में है। भाई HDFC को आज हम जैसे देखते हैं तो HDFC का फ्री फ्लोट शेयर ज्यादा है, ठीक है। और जो हमारे यहाँ तुम्हारा IOB देखते हो, यूनियन बैंक देखते हो, पंजाब नेशनल बैंक देखते हो, यूको बैंक देखते हो, इनके अंदर गवर्नमेंट की हिस्सेदारी ज्यादा है। तो इससे क्या है कि ज्यादातर हिस्सा गवर्नमेंट के पास में, तो इनके पास में फ्री फ्लोट शेयर बहुत कम है, ठीक है। तो ऐसे ही अडानी ग्रुप के ऊपर नियामक जो कि सेबी है, सेबी ने आरोप लगाया है कि आपने इनसाइडर ट्रेडिंग करी है इसमें। अब इसकी जो जांच होगी, जांच में पता चलेगा कि किस हद तक की जो शर्तें हैं वो सही पाई जाती हैं। म्यूचुअल फंड को लेकर के ब्रोकरों के साथ में सेबी की जो है वो बात बन गई है। बात क्या बन गई है, देखो, कुछ जो सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स है, GST है, आप जो SIP भी करते हो ना, तो आपको एक जितने रुपए का फंड होता है ना, उसके ऊपर कुछ 2% के आसपास मतलब चार्जेस लगता है, जिसको आप एनुअल मेंटेनेंस चार्ज बोलते हो। मतलब अगर मेरा 1 करोड़ का पोर्टफोलियो है, ऐसा समझ लो, तो मतलब मेरे को 1 करोड़ के पोर्टफोलियो पे 2% चार्ज लगेगा ही लगेगा। समझ रहे हो क्यों? क्योंकि मैं अपना पोर्टफोलियो मैनेज करा रहा हूँ, उसे एनुअल मेंटेनेंस चार्ज बोलते हैं। तो इसको लेकर के सेबी और ब्रोकरों के बीच में सहमति बन गई है, जिसको ऐसी खबरें चल रही हैं कि भाई इसको घटा कर कम किया जाएगा, और जो सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स है और जो GST है, इनमें कम किया जाएगा। जो स्टॉक ब्रोकर का मतलब ब्रोकरेज होती है, वो भी कम से कम की जाएगी। इसके पीछे सेबी की मंशा क्या है, सेबी करना क्या चाहती है? सेबी की इसके पीछे मंशा ये है कि सेबी चाहती है कि भाई कम से कम और कम से कम दरों पे, जैसे ETF है या तुम्हारा इंडेक्स है, इनको कम से कम दरों पे लोगों तक पहुंचाया जाए, जिससे लोगों के अंदर अवेयर्स बढ़े। अभी भारत के अंदर मात्र 5% या ज़्यादा से ज़्यादा, अगर FNO को अलग हटा दें, ऑल ओवर 14 करोड़ डीमेट अकाउंट है। 14 करोड़ में से एक्टिव डीमेट अकाउंट 11 करोड़ है, और उनके अंदर में भी अगर आप प्रॉफिटेबल की देखोगे तो 4 से 5% लोग प्रॉफिट में है, बाकी 95% लॉस में है। और जो म्यूचुअल फंड का पेनिट्रेशन है वो बहुत कम है, तो इसलिए सरकार
सरकार चाहती है कि इसमें म्यूचुअल फंड को लेकर के लोगों के अंदर अवेयरनेस फैलाई जाए। और तो और म्यूचुअल फंड को लेकर के जो ब्रोकर हैं उनको भी प्रेशराइज किया जा रहा है कि भाई आप जो महिलाएं हैं, जो मतलब गृहिणी हैं, उनको लेकर के ज़्यादा अवेयर्स करो और उन्हें एसआईपी के माध्यम से म्यूचुअल फंड बेचो। जिससे होगा क्या कि एक तो भारत के अंदर जो पेनिट्रेशन ना के बराबर है। आज जो एफआईआई माल बेच रहे हैं, एफआईआई बेच रहे हैं, भारत का बाजार हिल जा रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो हिस्सा है ना वो गवर्नमेंट का या मतलब किसी भी म्यूचुअल फंड का भारत डोमेस्टिक बाजार में रहेगा। आज जैसे हम बात करते हैं ना कि भाई भारत के पास में अगर फॉरेन रिजर्व, गोल्ड फॉरेन रिजर्व की बात करें तो मतलब 800 कुछ मेट्रिक टन है। लेकिन अगर गोल्ड की बात करें तो गोल्ड सबसे ज़्यादा है, बट वो गोल्ड है किसके पास में? वो गोल्ड है गृहिणियों के पास में। उस गृहिणियों के पास में गोल्ड होने से भारत की मुद्रा थोड़ी मजबूत हो जाएगी। मुद्रा मजबूत तब होगी जब हमारे फॉरेन रिजर्व में गोल्ड बढ़िया होगा, ज़्यादा वो गोल्ड रिजर्व होगा, तब जाकर हमारी मुद्रा मजबूत होगी। समझ रहे हो? तो ऐसे ही सरकार चाहती है या मतलब सेबी चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा डोमेस्टिक लोग जो है ना, हमारा जो डोमेस्टिक पैसा है वो भी अगर भारत में सभी लोग नीचे 50% या 30% भी अवेयर हो जाए ना, और उन लोगों का भी म्यूचुअल फंड के माध्यम से पैसा भारत के शेयर बाजार में आ जाए, तो कहीं भी हमें एफआईआई डीआई जैसे फंडों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक और सेबी की तरफ से एक संशोधन हुआ है। अभी जो डीआरएचपी देने में, अगर कोई आप एसएमई कंपनी, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज हो और आपको आईपीओ जुटाना है, तो अभी आपको 6 महीने लगते थे इक्विटी जुटाने के लिए। और अगर आप नॉर्मल कंपनी हो, मतलब बड़ा बिजनेस हो, तो आपको 3 महीने का टाइम लगता था, क्योंकि आपको एक डीआरएचपी फाइल करनी होती थी और डीआरएचपी बहुत लंबी चौड़ी होती थी, उसको आपको सेबी को देना होता था। सेबी उसमें देखती थी बड़े आराम से। तब उसके बाद आपको परमिशन मिलती है, परमिशन के बाद फिर आपका आईपीओ आता है। आईपीओ ऐसे ही नहीं आया था कि आपने कागज दिया कल से आपका आईपीओ खुल गया। सेबी उसकी बाकायदा जांच करती है आपकी डीआरएचपी। डीआरएचपी बेसिकली क्या है? डीआरएचपी है वित्तीय लेखा जोखा। भाई हमने जो जो भी व्यापार हम कर रहे हैं उस व्यापार में कितने का प्रॉफिट किया, कितने का लॉस किया, पिछले 3 सालों में क्या हमारे रॉ मटेरियल प्राइसेस हैं, कितने हमें क्या हेडविन है हमारे बिजनेस में, क्या टेलविन है, और कहाँ से हमें मतलब चैलेंजेस फेस हो सकते हैं। ये सब चीज़ें क्या दिखाती हैं? ये सब चीज़ें दिखाती हैं कि भाई आपने बिजनेस में कितना क्या है, वो सेबी जांच करती है उसकी। उसके बाद में आपको परमिशन देती है कि आपको पब्लिक से पैसा जुटाना है कि नहीं जुटाना है। पहली बात उसको लेकर के सेबी ने अब इसकी समय सीमा घटा दी है, और इसके ऊपर और भी विचार कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा जल्द करके लोगों को मतलब जैसे अभी 3-4 महीने का समय लगता था, उसे 1 महीने या 15 दिन के अंदर अंदर कन्वर्ट किया जाए। अब जो एडा है, जो कि तुम्हारा इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डिपार्टमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है ना, इसको सेबी के जितनी शक्तियां देने के ऊपर विचार चल रहा है। अभी जो नया संशोधन हुआ है ना, इस संशोधन में लोगों को तो लगा है कि इसमें एफडीए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है ना, इसमें 100% मंजूरी मिल गई है। तो ज़्यादातर मतलब विदेशी पैसा आएगा, तो इससे इस बिजनेस इसमें भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है मालूम है आपको? वो है जो कि ये जो इरडा है या तुम्हारा जो पुराने हमारे अधिनियम है, उन सभी अधिनियमों में चेंजेस हुए हैं। और जो इरडा है ना, इरडा को ऐसी शक्तियां प्रदान कर दी गई हैं जैसी सेबी को है। सेबी किसी के ऊपर कैसा भी तगड़ा मतलब आरोप, वो जुर्माना लगा सकती है, किसी की प्रॉपर्टी सीज कर सकती है अगर उसे लगता है कि हाँ इसने फाइनेंशियली फ्रॉड किया है और इसे मतलब किसी को मिस गाइड किया है ना। तो इसी तरह से इरडा, जो कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी डिपार्टमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है ना, उसको भी क्या है कि अधिक पावर दे दी गई है इस बिल के माध्यम से। ये बिल दर्शाएगा कि कहीं ना कहीं जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं, अगर वो किसी को गलत प्रोडक्ट बेच रही हैं या किसी को मिसगाइड कर रही हैं, तो इसके ऊपर इरडा ज़्यादा शिकंजा कस सकेगा, ज़्यादा आरोप जुर्माने लगा सकेगा, उनकी प्रॉपर्टियां हैं वो सीज कर पाएगा। तीसरी चल लेते हैं आप कोयला मंत्रालय को लेकर के। कोयला के ऊपर जो कैपिंग लगाई गई थी, वो कैपिंग अब हटाई जा रही है। कैपिंग 50% लगी गई थी, जिससे क्या हुआ कि जो कोयला है ना, वो खदानों के अंदर से निकल निकल के उनके पास स्टॉक में बढ़ गया। अब स्टॉक में बढ़ने से हुआ क्या कि भाई एक बात बताओ, जैसे एक कोई कंटिन्यू वगैरह का आप सामान निकाल रहे हो, उसमें से आपने बोल दिया कि आपको 10 किलो की पर दिन की कैपेसिटी है, आप 5 किलो बेच पाओगे, 5 किलो की आपकी कैपिंग है, तो आप 5 किलो तो रखोगे ना पर डे। तो आप रखोगे तो एक तय सीमा तक रखोगे, उसके बाद आप क्या करोगे? तो वो कैपिंग हटाने के ऊपर विचार कर रही है। कैपिंग हटाएंगे तो इन कंपनियों को
प्राइवेट बिजनेस मिलेगा, मतलब प्राइवेट लोगों को ये बेच पाएंगे, उससे कहीं ना कहीं जो है प्रॉफिट होगा। अब बात कर लेते हैं एफसीआई को। एफसीआई फिर से बॉन्ड मार्केट की ओर नजर गड़ाए बैठा है। जो एफसीआई है वो 25,000 करोड़ रुपए के बॉन्ड जारी करने मार्केट में आ सकता है। इससे पहले वर्ष 2021 में आए थे, इन्होंने 8,000 करोड़ रुपए के जो है बॉन्ड जारी करे थे, जिसकी मतलब कूपन प्राइस था। कूपन प्राइस बेसिकली क्या होता है, उसका जो प्राइस बैंड रहता है, जैसा मैंने आपसे 10 साल के लिए 1 करोड़ रुपए लिए, तो मैं उसको जो इंटरेस्ट बताऊंगा ना आपको कि मैं आपको कितना इंटरेस्ट दूंगा, वो कूपन प्राइस कहलाता है। कि इसका जो कूपन प्राइस था वो 7% के आसपास था। तो अब वो फिर से एफसीआई जो बेसिकली सब्सिडी वाइज गवर्नमेंट एक तरह से निकाय ही मान लो, अब गवर्नमेंट का निकाय है, तो उसको 25,000 करोड़ रुपए की आवश्यकता है, और वो देखते हैं कि कितना कूपन प्राइस रखेंगे, और उसको वो लेकर के मार्केट में उतरने जा रही है, ये फायदा है। एनपीएस को लेकर के खबर हो रही है। एनपीएस जो नेशनल पेंशन स्कीम है ना, अभी उसमें कैपिंग लगी हुई थी। कैपिंग क्या थी कि आप अगर एग्जिट ले रहे हो ना समय से पहले से, आप 60% ही पैसा निकाल पाते थे, लेकिन अब उसमें 80% निकाल पाएंगे। और उसके साथ साथ में एक और संशोधन होने जा रहा है, वो क्या है कि आप उस पर लोन ले पाओगे, जितना जमा किया है उसके ऊपर। मतलब हालांकि इसकी संशोधन की आवश्यकता ये थी कि ज्यादा सख्ताई भी कहीं ना जो नियामक ज्यादा सख्ताई कर देता है, उससे आम जनता भी परेशान हो जाती है। आरबीआई के हस्तक्षेप के बाद रुपये में 68% की तेजी देखने के लिए मिली है। जहां 91 रुपये 19 पैसे का रिकॉर्ड लो बना दिया था रुपये ने, वहीं आज 68 पैसे मजबूत होकर के 90 रुपये 39 पैसे के आसपास रुपया पहुंच गया है। आरबीआई को हस्तक्षेप करना पड़ा। अब देखो क्या है, एक तरफ जहां हमारा रुपया कमजोर हो रहा है, ठीक है, और दूसरी तरफ वहीं जापान अब फिर से अपने रेपो रेट में बदलाव करने जा रहा है। मतलब जापान की जो ब्याज दरें हैं ना, उनमें बढ़ोतरी होने जा रही है। जापान की ब्याज दरें, जहाँ की पूरे विश्व में सबसे सस्ता ब्याज अगर लोन मिलता था तो जापान में मिलता था। जापान के अंदर नेगेटिव में भी ग्रोथ रही है। आप नेगेटिव का मतलब ये है कि अगर आपको 1 करोड़ रुपया बैंक में रखना है, तो आपको वो 1 करोड़ रखने के पैसे देने हैं। अभी हमारे यहाँ क्या होता है कि 1 करोड़ रुपया अगर आपको बैंक में रखना है, तो आपको बैंक 4% 5%, या एफडी है तो 6-7% आपको पैसा देता है। लेकिन जापान में क्या होता था कि जापान में आपको देने होते थे पैसे। तो अभी जापान में धीरे धीरे संशोधन मतलब सुधार हो रहा है। अब जापान क्या करने जा रहा है कि अपनी जो ब्याज दर है ना, उनमें बढ़ोतरी करने जा रहा है, जिससे होगा क्या कि जो जापान का येन है ना, वो डॉलर के अगेंस्ट मजबूत होगा। जापान का येन डॉलर के अगेंस्ट मजबूत होगा। वहीं चाइना भी एक चाल चल रहा है। चाइना अपना जो युआन है ना, उसको अब मार्केट में मजबूत कर रहा है। जैसे कि चाइना अपनी करेंसी को मोनोपुलेट करने के लिए पहले से ही जाना जाता है। मतलब हर देश ये जानता है कि चाइना अपनी करेंसी को मोनोपुलेट करता है। जैसे ही वो देखता है कि डॉलर के अगेंस्ट में उसको कोई एक्शन लेना है, तो अपनी करेंसी तोड़ देता है, कमजोर कर देता है, जिससे जो व्यापारी है ना, उन व्यापारियों को वो चाइना सस्ता लगने लगता है। अभी चाइना उल्टा करने जा रहा है। मतलब ये चाइना क्या कर रहा है कि अपनी करेंसी को मजबूत कर रहा है। अब एक चीज और, ऐसा चाइना पहली बार करने जा रहा है। मतलब चाइना ने क्या किया है, कल कल मैंने शायद अपनी वीडियो में बताया था कि चाइना ने अपनी ही कंपनी, अपने ही देश के अंदर जो जीडीपी के आंकड़े आए हैं ना, उन्होंने क्या कहा है कि आप इसे सही से पेश आओ। मतलब क्योंकि चाइना की जो जीडीपी के आंकड़े हैं ना, उनकी कोई पुख्ता प्रमाणिकता तो है नहीं, है ना। वो जो है वो उसकी कुछ अपने हिसाब से वो मोनिपुलेट कर देते हैं कि हाँ इतना है, इतना इतना है। तो उसके ऊपर तुम्हारा आईएमएफ, जैसे हमारे ऊपर अभी उन्होंने सी ग्रेड दे दिया कि इन्होंने जो जीडीपी के आंकड़े पेश किए हैं वो सी ग्रेड के हैं, मतलब उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता, विश्वसनीय नहीं है। ऐसे ही चाइना को तो हमेशा खबरों में रहा है। तो चाइना ने इस बार अपनी जो इनके यहाँ पे जो जीडीपी के आंकड़ों को पेश करता है, उसको बोला है कि ये सही से करो। मतलब उससे चाइना के जो सी जिनपिंग है, उनको भी लगने लगा है कि यार कहीं ना कहीं झोल झाल चल रहा है। तो परिस्थिति गंभीर है। कल देखते हैं कल बाजार कैसा रहेगा। देखो कल ना बाजार के अंदर जो मूवमेंट है ना, वो आज विदेशी संस्थागत निवेशकों ने खरीदा तो है, लेकिन बाजार है जो 25,800 के ऊपर ही बना हुआ है। 25,800 के नीचे थोड़ी कमजोरी फील करेगा। 25,800 के ऊपर प्लस अगर ट्रेड डील को लेकर के कोई खबर आ जाती है, तो समझ लो बाजार के अंदर पॉजिटिव सेंटिमेंट देखने के लिए मिलेगा। लेकिन आपको क्या करना, आपको जो भी करना अपने वित्तीय सलाहकार से पूछ के करना, क्योंकि बाजार शेयर मार्केट है दोधारी तलवार, आगे भी चलती है पीछे भी चलती है। तो बाजार में बिना वित्तीय सलाहकार के ना जाएं, क्योंकि अगर आप बिना वित्तीय सलाहकार के जाओगे तो आप जो कमाया वो भी गंवा लोगे और नुकसान कर लोगे। जो ज्यादातर शेयर मार्केट में खत्म होते हैं, उनके पीछे वजह ये होती है कि उनको कल ही करोड़पति बनना। आज उन्होंने 1 लाख डाले, कल 2 लाख निकालने। मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर आपने 1 लाख रुपए डाले हैं और आपको साल भर में 4% 5%, अगर आपने 1 लाख बनाए भी रखे ना,
तो समझ लो कि आपने कुछ ना कुछ तो कमाया है। और अगर 2-5 हज़ार गवा दिए, 1 लाख के 80,000 भी रह गए तो समझ लो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। वित्तीय सलाहकार के बिना मत जाओ, क्योंकि हमारे पास में हमारे कानूनी मामलों के लिए वकील होता है। हमारे मतलब हमें कोई गाड़ी वाड़ी ना रोक ले तो एक ना एक पुलिस वाला भी हमारे जान का होता है। हम अपना बिजनेस चला रहे हैं तो उसके लिए हमने एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हायर कर रखा होता है, जिससे हमें सब टाइम टू टाइम। लेकिन जहाँ पे पैसे की बात आती है हम खुद ही चतुर्बुद्ध बन जाते हैं, बोले यार हमसे बड़ा ज्ञानी कौन है। ऐसा नहीं होता, खुद ज्ञानी ना बने। कारण ये है लोगों का कि वो ये मानते हैं कि दुनिया में 1.5 अकल है, एक तो अकेली मेरे में, आधी में पूरी दुनिया है, मेरे से ज्यादा थोड़ी ये जानता होगा। भाई देखो क्या है, अगर तुम मोटरसाइकिल खरीदते हो तो पहले मोटरसाइकिल के मिस्त्री बन जाओ। अगर तुम्हें मिस्त्री के पास नहीं जाना तो पहले मिस्त्री बन जाओ। कार खरीदते हो तो कार का मिस्त्री बन जाओ। भाई स्टॉक मार्केट ऐसा इजी नहीं है, इतना इजी पैसा कमाना स्टॉक मार्केट से संभव नहीं है। यहाँ पे ना बड़े बड़े धुरंधर आए और पूरा का पूरा गंवा के चले गए। यहाँ पे केवल वही पैसा बनाता है जो टिकता है और किसी न किसी सलाहकार के साथ बना रहता है। मैं ये नहीं बोलता कि आप किसी के साथ बनो, लेकिन कोई ना कोई आपके पास में ऐसा एडवाइजर होना चाहिए जिससे आप अपने दिल की कह सको, सुना सको। पहले आपने देखा होगा, अब से पहले लोग बाग बर्बाद नहीं होते थे। 2010 के पहले भी शेयर मार्केट चलती थी, लेकिन उस समय ज़्यादातर जो ब्रोकर हुआ करते थे वो ऑफलाइन हुआ करते थे। तो स्टॉक मार्केट में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा वो एक्टिवली, अब जब से ये वर्ष 2020 से एक्टिव ट्रेडिंग हुई और लोग वाग कोविड काल में घर बैठे तो उन्हें ऐसा लगा कि ये अलादीन का चिराग है, इतना घिसा इतना निकाल लिया, इतना घिसा इतना निकाल लिया। ऐसा नहीं है भाई, घर से भी चले जाता है। तो इसके लिए सावधान रहें, सतर्क रहें। आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद, थैंक यू।